students of class 9th. चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा मैटर्स, फिजिकल नेचर पढ़ी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़े। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नो, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा 4 स्टेट्स ऑफ मैटर और भी हैं। वो हैं, फोर्थ है प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फोर्थ वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैस की तरह ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का बना हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है जैसे कि लिक्विड का। जिस भी कंटेनर में डालोगे वही शेप ये ले लेता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना तो कोई इसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पार्टिकल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है। स्टार्स और सन जो ग्लो करता है, प्लाज्मा की वजह से ग्लो करता है। स्टार्स और सन में प्लाज्मा होता है, उसकी वजह से वो ग्लो करता है। हमारे जो टीवी हैं, कुछ टीवी में भी जो इलेक्ट्रिसिटी ग्लो करती है या फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं, वो नियॉन ये ग्लो करते हैं प्लाज्मा की वजह से। फिफ्थ मैटर है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया हुआ है। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपोजिट है। प्लाज्मा सुपर हॉट स्टेट्स ऑफ मैटर है और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी भी कह सकते हो, ये सुपर कूल है, बिल्कुल अपोजिट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये BEC has been obtained by cooling the vapors of radium 87। रेबिडियम 87 को कूल करने पे BEC बना है। और इसके बाद सोडियम 23 एट MIT USA में इस पे रिसर्च हुआ है। तो टोटल फिजिक्स में अब 5 स्टेट्स ऑफ मैटर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ लिया। क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं? जैसे आप वाटर देखते हो, वाटर किस स्टेट में है? लिक्विड में। जब उसको आप फ्रीज करते हो, आइस में चला जाता है और थर्ड वेपर्स बन जाता है। तो वाटर तीनों फॉर्म में मिलता है। आइस हो गया सॉलिड फॉर्म में, वाटर हो गया लिक्विड फॉर्म में और वाटर वेपर्स हो गया गैस फॉर्म में। तो वाटर तीनों स्टेट्स में चेंज होता है। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases। जैसे ही आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट भी करते हैं ग्रेटर स्पीड में। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो एनर्जी सप्लाई होती है, ये पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम्स करती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। जैसे टेम्परेचर लगता है तो वो उनकी जो फिक्स पोजीशन होती है वो फिक्स पोजीशन में ना रहकर फ्री मूव करने लगते हैं। ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। जैसे हम टेम्परेचर देते हैं तो मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। मेल्ट किया हमने, हीट दी हमने, तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन गया। तो टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। 273.16 केल्विन आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। कहता है कि जब सॉलिड पिघलता है, मेल्ट करता है, क्या उसका टेम्परेचर सेम रहता है? और जो हीट
सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए जो हीट लग रही थी वो हीट एनर्जी कहाँ जाती है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, आपने जब सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट होते वक्त आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वही टेम्परेचर रहता है, उसी टेम्परेचर में सॉलिड मतलब आइस मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, टेम्परेचर वही रहता है। तो हीट कहाँ जाती है? हीट that we continue to supply heat, this heat gets used up in heating, in changing the heat continuously, उसको लग रही है वो हीट चेंज हो जाती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम करने के लिए। एट दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय आइस, वो जो हीट एनर्जी है वो आइस ऑब्जर्व कर लेती है बिना ये शो किए हुए, बिना ये टेम्परेचर को उसके राइज नहीं होने देती, लेकिन वो हीट जो है वो आइस ही ऑब्जर्व कर लेती है। तो ये जो हीट जो है सामने ना आकर हिडन रहती है और वो आइस ही अपने में ऑब्जर्व कर लेती है। तो इस तरह की हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो सॉलिड से लिक्विड में जब चीज स्टेट कन्वर्ट होता है, मैटर जो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में होता है, हीट जो हीट जो ऑब्जर्व करता है आइस, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सिमिलरली व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। अब सेकंड फॉर्म में आ गया, वाटर फॉर्म में आ गया लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म से अब हमने उसे थर्ड फॉर्म में लाना है, तब भी हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट जैसे देंगे उसके पार्टिकल्स अब फ्रीली मूव कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो जैसे हीट देंगे तो वो क्या करेगा, वेपर्स में चेंज होने लगेगा और उसके पार्टिकल्स और भी फ्रीली मूव करेंगे और उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक होने लगेगी, वो कम होने लगेगी। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैसेस, ठीक है, और लिक्विड क्या है थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, और ये टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, इस टेम्परेचर में गैसेस फॉर्म में पार्टिकल चले जाएंगे। नेक्स्ट, जैसे हम हीट देते हैं सॉलिड को तो वो चला जाता है लिक्विड में, ठीक है, तो वो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट, जब लिक्विड को हम हीट देते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में चला जाता है, वो हो गया हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड में जाए कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। लेटेंट हीट मतलब जो हीट है वो हीट आइस ही अपने में एब्जॉर्ब कर रही है, सॉलिड ही अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट मीन्स हिडन, छुपी हुई, और जो लिक्विड से गैसेस में जाएगी कन्वर्ट करेगा वो होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब अगेन यही साइकिल रिवर्स होगा, तो गैसेस से लिक्विड बनेंगे, तब हीट की जगह कूल करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, वैसे ही लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, किससे, अगर उसका टेम्परेचर चेंज करें तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। और इसमें कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड से गैस, वो लिक्विड नहीं बनते हैं, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस बनते हैं, उस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल हमारा कैम्फर है, कैम्फर कपूर, कपूर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड पीस है, सॉलिड पीस वो वेपर्स में जाएगा, आपने देखा होगा आप कपूर एक जगह रखते हो, कपूर कुछ दिनों के बाद वहां नहीं मिल दिखता, कपूर वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने से स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या
इफेक्ट होता है। प्रेशर, we have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the conjugate particles. तो प्रेशर का भी इफेक्ट होता है जैसे कि टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। इनके डिस्टेंस, पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि जिस तरह से प्रेशर लगेगा उसी तरह से वो पार्टिकल्स भी अपनी स्पेस लेंगे। जैसे सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने कोई गैस भरी है, जितना ज्यादा प्रेशर देंगे तो उनके पार्टिकल्स उतने ही कंप्रेस होंगे और स्पेस कम लेंगे। तो प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो जो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विफाई गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे जब हम लोग हाई प्रेशर में उसको स्टोर करते हैं तो वो सॉलिड जो है कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है जब उस पे हम लोग ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर, जब उसका प्रेशर हम कम कर देते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है सीधा सॉलिड, वो गैसेस फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। जैसे हम प्रेशर और टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर पे अप्लाई करते हैं वैसे ही thus we say that the pressure and the temperature determines the state of। जो प्रेशर और टेम्परेचर हम लगाते हैं वही डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर में वो कन्वर्ट होगा। जैसे आप ये इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स देखो, जब हम लोग सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस, और जब लिक्विड से गैसेस बनती हैं तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलते हैं तो वो वेपराइजेशन प्रोसेस होगी। और जब गैस से सॉलिड बनता है तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस है, जब जिसके बीच में लिक्विड ना आए, डायरेक्ट गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो, वो प्रोसेस है सब्लिमेशन प्रोसेस। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, और गैस से लिक्विड बनता है उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये 5 प्रोसेस हैं जिसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट है हमारा वेपोरेशन। वेपोरेशन है डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। कहते हैं कि हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर की जरूरत है अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को चेंज करना है तो हमेशा जरूरत है। कैन वी कोट सम एग्जांपल फ्रॉम अवर डेली लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। कुछ अपनी डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो जो इस तरह से होते हैं। एग्जांपल देते हैं जैसे वेट क्लॉथ ड्राई अप, जैसे गीले कपड़ों को हम सुखाते हैं, वो भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, गीले हैं लिक्विड है उसमें, लिक्विड को हम लोग ड्राई कर देते हैं, वो भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को, उसमें भी क्या लगा, टेम्परेचर है, हीट लग रही है। तो इन सब का इफेक्ट है, यही टेम्परेचर और हीट मिलकर ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो मैटर के पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or state, there are particles with different amounts of kinetic energy। इसी जो हम गैस, लिक्विड, सॉलिड को जो टेम्परेचर देते हैं उनके बीच में अलग अलग तरह की काइनेटिक एनर्जी है, अलग अलग स्पीड है उनकी। ठीक है, स्पीड, ये स्पीड मीन्स काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड की फॉर्म, सॉलिड का ले लेते हैं केस, इस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, थोड़े से भी सरफेस पे लिक्विड पड़ा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। सपोज कहीं आपका पानी गिर गया फर्श पे, तो पानी फैलना शुरू हो जाएगा, जल्दी से स्पीड में स्प्रेड होगा। लिक्विड गिरा होगा तो जल्दी वो स्प्रेड होगा, और सॉलिड होगा जल्दी स्प्रेड नहीं होगा। तो स्पीड क्या है, काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग है। तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू सॉलिड।
द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट दिस टेम्परेचर बिलो इज बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन। और जो लिक्विड से वेपर फॉर्म में लाना है उसे कहते हैं वेपोराइजेशन प्रोसेस। अब वेपोरेशन का क्या इफेक्ट है? वेपोरेशन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। वेपोराइजेशन का डायरेक्ट अभी हमने पढ़ा कि जब हम कपड़े सुखाने धूप में रखते हैं, जब कपड़े सुखाने धूप में रखते हैं तो उसका क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट होने की वजह से क्लॉथ जो होते हैं ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, वी नो दैट वेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज। ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका वेपोराइजेशन भी ज्यादा है। जैसे हम लोगों ने गीले कपड़े फैला दिए हैं तो उसका एरिया हमने ज्यादा ले लिया, जितना ज्यादा एरिया हमने ले लिया तो वो उतनी जल्दी ड्राई भी हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor states। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने में जो काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा चाहिए हमें लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाने के लिए, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स पास पास हैं लेकिन वेपर फॉर्म में फ्रीली मूव कर रहे हैं, इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, जो हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अब जितना हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होने चाहिए उससे ज्यादा अगर हो जाते हैं तो रेट ऑफ वेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। अब वो वेपर्स और ज्यादा नहीं बनाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा है तो फ्रीली मूव नहीं कर रहा, उससे ज्यादा वो वेपर्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड। नेक्स्ट है, इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। ये हमने नोटिस किया होगा, जब हवाएं चल रही होती हैं कपड़े जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स मूव अवे विद द स्पीड। तेज हवाओं के साथ ही पानी के वेपर्स जो हैं वो भी उसके साथ ही चले जाते हैं और कपड़े जल्दी सूखते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन वेपोरेटिंग। अगर आप कोई वेसल खुली छोड़ दो और उसमें लिक्विड पड़ा है तो लिक्विड क्या है, वेपोरेट होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी। ठीक है, जो उस वेसल में लिक्विड है वो अपने इर्द गिर्द से क्या ले रहा है, हीट एनर्जी ले रहा है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिल रही है और वो वेपोरेशन कर रहा है। दिस एब्जॉर्ब ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो वो अपने इर्द गिर्द से हीट ले रहा है और वो लिक्विड को कन्वर्ट कर दे रहा है वेपर्स में और अपने इर्द गिर्द को सराउंडिंग को ठंडा कर दे रहा है, कूल कर दे रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन यू pour some acetone nail polish। जब आप अपने हाथ की हथेली में नेल पॉलिश डालते हो या फिर अपना परफ्यूम डालते हो तो थोड़ी देर के बाद आप क्या फील करते हो कि आपकी हथेली में बिल्कुल ठंडक सी महसूस हो रही है। वो ठंडक कैसे महसूस होती है? वही है, वो जो लिक्विड है अपने सराउंडिंग से वो एनर्जी ले रहा है, वो एनर्जी से वेपोरेट कर रहा है, उसकी वजह से वो सारा एरिया क्या है, कूल होने लगा है। नेक्स्ट है, आफ्टर ए हॉट सनी डे। पूरा दिन गर्मी धूप भरा दिन, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of evaporation of water helps to keep the hot surface। जब बहुत ज्यादा गर्मियों के दिन होते हैं लोग क्या करते हैं, गर्मी में खुली जगहों में पानी फेंकते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो एरिया में फैलते हैं वहां सराउंडिंग से वो हीट लेते हैं, एनर्जी लेता है और अपने इर्द गिर्द को ठंडा कर देता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम द डेली लाइफ। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ से ले सकते हो। एग्जांपल है नेक्स्ट, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? ड्यूरिंग समर्स वी
perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. गर्मियों के दिनों में हमारी बॉडी प्रोसेस इस तरह से है करते हैं कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा ठंडी रहे, कूल रहे. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding. हम जानते हैं कि evaporation process क्या करता है कि वो जो liquid होता है अपने इर्द गिर्द से energy लेता है और ठंडा करता है. Body surface and change its vapor. और वो जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज कर देता है, उसकी वजह से हम लोगों को ठंडक महसूस होती है. तो इसी वजह से कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि कॉटन क्या है, गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द स्वेट. तो कॉटन एक अच्छा सोर्स है स्वेट को ऑब्जर्व करने का और इजी वेपोरेशन करता है, जिसकी वजह से ठंडक महसूस जल्दी होती है. एक और एग्जांपल लेते हैं. Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? अच्छा, आपने महसूस किया होगा कि आप ग्लास में जब पानी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, आइस वाला पानी डालते हैं, तो ग्लास के बाहर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं. क्यों? Let us take some ice cold water in the tumbler. Soon we see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapors present in the air on coming in contact with the whole glass of water loses energy and gets converted to liquid state. ठीक है, जब ग्लास में हमने ठंडा पानी लिया है, उसके बाहर जो ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, तो जो वाटर वेपर्स हवा में प्रेजेंट हैं, वो उस ठंडे पानी के ग्लास के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एनर्जी को लूज कर देते हैं और वो कन्वर्ट कर देते हैं उसको सॉलिड फॉर्म में. इस वजह से हमें वो ड्रॉपलेट्स फील होते हैं. ग्लास के बाहर ठंडा पानी है और बाहर की जो भी हवा है, वो हवा उस ठंडे पानी के साथ मिक्स होती है और वहां से एनर्जी आती है. एनर्जी उस कन्वर्ट कर देती है होल ग्लास ऑफ वाटर को लिक्विड फॉर्म में. तो वो ड्रॉपलेट्स हम महसूस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. अगर चैप्टर फर्स्ट में कोई भी डाउट्स हैं, आप अपने डाउट्स नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं आपको उसमें मिल जाएं, और इसके रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.